नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब की लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक रियल घटना लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इन चेहरों को देख लीजिए। अब ये कौन है और उन्होंने क्या कांड किया है, ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये जस्ट आपको बताने के लिए है। आज की स्टोरी के अंदर इन चेहरों का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर आपको एकदम आम इंसानों जैसे चेहरे दिख रहे होंगे, लेकिन इनके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत ही भयानक राक्षस। स्टोरी चाइना के अंदर घटी एकदम रियल घटना है और जो चेहरे आपने देखे हैं वो भी वहाँ के लोगों के ही हैं। आप इस स्टोरी को पूरी सुनने के बाद अगर इंटरनेट पर आपको जाने का टाइम मिले तो जाकर देखना, आपको इससे जुड़ी हुई और भी फोटोज देखने को मिल जाएंगे। जब आप इस पूरी स्टोरी को सुनेंगे तो दर्द और डर से आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैं हमेशा आपको इतने सारे भूत प्रेत और चुड़ैलों को कहानी सुनाता हूँ, लेकिन वह भी इतने ज़्यादा खूंखार और हैवान नहीं होते जो हैवान इंसान के रूप में इस धरती पर मौजूद है। मैं आपको एक ऐसी लड़की की स्टोरी बताने वाला हूँ जिसकी मौत बहुत ही भयानक और बर्बर तरीके से हुई थी और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और तब उसने फैसला किया है कि वो अपने साथ हुई बर्बरता का बदला लेकर रहेंगी। खैर साथियों, जो भी इसके गुनाहगार थे उनको सजा तो मिली, लेकिन एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक कहानी हमारे सामने निकल करके आई। हेलो किटी के बारे में लगभग आप सभी ने सुना होगा। आप में से कई लोगों ने अपने बच्चों को इसके खिलौने दिलवाए भी होंगे, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आप लोग ये खिलौना लेने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि हेलो किटी के बारे में सुनकर आपको ये कहानी जरूर याद आने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भूत चुड़ैल आत्माओं से कम बल्कि इंसानों से डर ज्यादा लगेगा। लेकिन ये सुनने से पहले मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि आज की ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाली है। तो स्टोरी शुरू करें उससे पहले आपसे कहूंगा कि जो भी बातें आप इस स्टोरी में जानने वाले हैं और जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना नाम भी बता दें, ताकि मैं स्टोरी के एंड में आपका नाम ले सकूं। और जो नए साथी पहली बार मेरे से स्टोरी सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को मजबूत कर ले। यह कहानी शुरू होती है 1999 से, जब एक 14 साल की लड़की लाओमिंग फोंग अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से उसकी नींद एकदम से खुलती है और वह उठकर बैठ जाती है। ठीक इसी दौरान उसे कमरे में लगी खिड़की पर लगा हुआ पर्दा कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। उस पर्दे को हिलता देखकर लाओ काफी डर जाती है, लेकिन वह जैसे तैसे हिम्मत करके उस पर्दे को हटाकर देखती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। यह देखकर वह राहत की सांस लेती है। वह उसके बाद दोबारा सोने की कोशिश करती है। लाओ को लगता है कि वो शायद उसका वहम होगा, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वो जस्ट अपनी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। लेकिन जब वह सोने की कोशिश करती है तब उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे देख रहा है। वह अपनी आंखें खोलकर लाइट जलाकर देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लाओ दोबारा सोने के लिए अपने बेड पर जाने के लिए लाइट बंद करके मुड़ती है, लेकिन ठीक इसी दौरान उसके सामने उसे एक साया नजर आता है जिसकी आंखें एकदम सफेद थीं और चेहरे पर सपाट भाव थे। वह अपनी भयानक सफेद आंखों से लाओ को ही घूरे जा रही थी। अंधेरा होने के बावजूद वो डरावना साया लाओ को साफ नजर आ रहा था। उस साए को अपने सामने देखकर लाओ एकदम डर जाती है और वह चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर कमरे के बाहर अपने दोस्तों के साथ साथ शराब पी रहा उसका बायना फ्रेंड लियांग शिंगचो दौड़कर कमरे में आया। वहां आकर उसने देखा कि लाओ डरी सहमी जमीन पर मुंह पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। उसे यूं देखकर लियांग शिंगचो उसके पास आया और बोला, क्या बात है लाओ, इतनी डरी हुई क्यों हो? लियांग शिंगचो को देखकर लाओ घबराते हुए बोली, वो यहां पर है, मैंने अभी उसे देखा था। लियांग बोला, कौन यहां पर है? लाओ बोली, फान मान यी, वो यहां पर है, मैंने देखा था उसे। लियांग बोला, देखो मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारी उम्र ज्यादा नहीं है,
इसलिए इन सब का असर तुम्हारे दिमाग पर हो रहा है। लेकिन फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। अब इसके आगे लाओ कुछ ना बोल सकी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बात का यकीन यहां कोई नहीं करेगा। इसलिए वह चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गई और लियांग भी वापस अपने दोनों साथियों चेन मान लोक और लियांग वाई लून के पास आकर वापस शराब पीने लगता है। लाओ कमरे में सो तो रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोली। कुछ देर तक तो ऐसा चलता रहा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर किसी ने फूंक मारी। इससे लाओ बहुत ज्यादा घबरा गई और सीधा उठकर बाहर की तरफ घबराते हुए भागी। बाहर आकर उसने दोबारा लियांग से रोते हुए कहा, कमरे में सच में फान मानगी है, मेरा यकीन करो। उसका बॉयफ्रेंड लियांग और उसके दोनों साथी अब तक पीकर पूरी तरह से नशे में धुत हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने लाओ की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसी दौरान कमरे में से उसी लड़की का साया निकलकर बाहर आया। उसे देखकर लाओ पहले से ज्यादा घबरा गई। वहीं वो साया बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा किया था तुम सब ने? लाओ गिड़गिड़ाते हुए बोली, फान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर ये सब नहीं किया, बल्कि मुझे इन लोगों ने मजबूर किया था। फान बोली, तुम मुझे बचा सकती थी। तुम यहां से जाकर पुलिस को अगर इस बारे में बताती तो आज मैं जिंदा होती। तुम्हारी वजह से मैं मेरे बेटे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। कहते हुए फान लाओ के पास आने लगी। लाओ रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें बदला लेना ही है तो लियांग और उसके साथियों से लो, ये सारा आइडिया उन्हीं का ही था। फान बोली, उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सजा दूंगी, क्योंकि तुमने एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ इतना सब होते देखकर इसमें उनका साथ दिया। ये बोलकर फान पलक झपकते ही लाओ के पास आ गई। अब इससे पहले कि लाओ कुछ समझ पाती, फान ने उसकी गर्दन दबोच ली। लाओ अपने आप को उसकी मजबूत पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फान की पकड़ उसकी गर्दन पर बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। लाओ फान के शिकंजे में ऐसे ही तड़पती रही और कुछ देर बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब लाओ को होश आया तो वह अपने बिस्तर पर ही थी। यह देखकर उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। लाओ इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए सामान्य रहने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां उसका बाय नए फ्रेंड लियांग शिंग चो आया और बोला, तुम रात को बाहर बेहोश कैसे हो गई थी? ये सुनकर लाओ हैरान रह गई। अब तक तो उसे यही लग रहा था कि वह सब सपना होगा, लेकिन लियांग शिंग चो की बात सुनकर उसे यकीन हो गया कि हो ना हो ये सब सच है। इसलिए उसने ये सारी बात शिंग चो को बताई। तब उसने इसे दिमाग का वहम बता दिया और बात वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लाओ नहीं मानी और उसने दोबारा कहा, वह सब सच था, मेरा यकीन करो, फान हम सबको मार डालेंगे। उसने मुझे धमकी दी थी, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। ये सुनकर शिंग चौ को गुस्सा आ गया और उसने लाओ को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है सब चलने दो। कुछ दिनों में हम फान की बॉडी को पूरी तरह से ठिकाने लगा देंगे, तब तक मुंह बंद रखो। अगर तुमने ज्यादा मुंह चलाने की कोशिश की, याद रखना इंसान हम वही हैं। बोलकर लियांग शिंग चो वहां से चला गया। लाओ की आंखों में आंसू थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लाओ रोते हुए इस बारे में सोच रही थी कि तभी उसके पीछे से फान की एक ठंडी रूखी आवाज आई, एक थप्पड़ में ही तुम ऐसे रोने लगी। मेरे बारे में सोचा तुमने, जब मुझे बेरहमी से पीटते हुए मुझे हंसने पर मजबूर किया जाता था। लाओ घबराते हुए फान से पीछे हटी और रोते हुए बोली, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें बदला ही लेना है तो चैंग और उसके साथियों से लो ना। फान एकदम तेजी से उसके पास आई और अपना भयानक सफेद चेहरा उसके चेहरे के पास लाते हुए बोली, और तुम्हें छोड़ दूं? क्यों छोड़ूं? जब तुम पहली बार यहां आई थी तब मैंने सोचा था कि तुम मुझे यहां से बचाओगी, लेकिन नहीं,
तुमने इस दरिंदगी में इनका साथ दिया। मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। तुम्हें वैसे ही तिल तिल करके मारूंगी जैसे कि मैं मरी थी, कहकर फान ने लाओ को उठाया और उसे कमरे के फर्श पर जोर से पटक दिया। ऐसा होते ही लाओ जोर से चीखी। उसकी आवाज सुनकर चैंग और उसके साथी कमरे में आ गए। कमरे में आते ही उन्होंने फर्श पर लाओ को लेटे हुए रोते देखा। चैंग ने उसे उठाया और पूछा कि आखिर क्या बात है, वो ऐसे रो क्यों रही है। लाओ उसे सब बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसे लियांग शिंग चौ की कही हुई बात याद आ गई, इसलिए वो बोली, मैं गिर गई थी। उन तीनों ने उसे ध्यान से रहने का कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद लाओ को अपने पीछे से एक हवा का झोंका महसूस हुआ। वो घबराकर पीछे मुड़ी तो पाया फान ने भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उससे कहा, उन्हें कुछ बताना भी मत, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। ये सुनकर लाओ कुछ न बोलते हुए मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। वहीं फान भयानक ढंग से हंस रही थी। ये सब हर रोज होने लगा था। फान लाओ को जागते हुए तो परेशान करती ही करती, उसे सोते समय भी चैन से नींद नहीं लेने देती थी। और अगर वो सो भी जाए, उसे सपने में फान दिखाई देती जो उसे रस्सियों से बांधकर बुरी तरह मार रही होती थी। इस दौरान वो उसे धमकी भी देती थी कि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगी। लाओ इन सब से काफी ज्यादा डरी सहमी रहने लगी थी। उसका ये बर्ताव चैंग को काफी अजीब लग रहा था। उसने लाओ से इस बारे में बात भी की, लेकिन लाओ उनकी धमकी से इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसने कुछ नहीं कहा। वहीं चोंग के साथियों ने उससे कहा कि लाओ इन सब से बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, कहीं वो किसी के आगे अपना मुंह ना खोल दे। तब चैंग बेफिक्री से बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो लाओ भी मुसीबत में फंस सकती है, क्योंकि इन सब में वो भी बराबर की जिम्मेदार है। उसके दोस्तों को ये बात जच गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार लाओ को भी मुंह खोलने के नुकसान बता देना, ताकि अगर उसके मन में सच बोलने का कीड़ा कुलबुला भी रहा हो तो वो शांत हो जाए। चैंग ने ऐसा ही किया और लाओ को ये सब बता दिया कि किसी से कुछ न कहे, वरना तुम भी फंसोगी। ये सुनकर लाओ कुछ न बोली, लेकिन अब वो ज्यादा सामान्य रहने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान अगले दिन लाओ और चैंग के दोनों साथी बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन ठीक इसी दौरान फान उसके पैरों को नोचने लगी। ये देखकर लाओ ने अपने पांव झटके। उसे ऐसा करते देखकर चैंग ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, ऐसे पैर क्यों झटक रही हो। लाओ उसे सच तो बता नहीं सकती थी, इसलिए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी नस चढ़ गई थी, लेकिन अब ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद वे सारे वापस अपना अपना खाना खाने लगे। ठीक इसी दौरान फान बार बार लाओ के पैर नोच रही थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द से न तो कराह पा रही थी और न ही अपनी जगह से हिल पा रही थी। खैर, लाओ ने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और फिर वहां से उठ खड़ी हुई। अब फान की आत्मा अक्सर लाओ को सबके सामने परेशान करने लगी थी। वो कभी कभी सीलिंग से ऊपर लटककर उसके चेहरे के पास गोल गोल घूमती रहती, सबके सामने उसे नोचती पीटती, लेकिन लाओ बस सामान्य बने रहने की कोशिश करती, क्योंकि अगर उसने अपने बाय नए फ्रेंड और उसके साथियों के सामने कुछ किया तो वो लोग उसकी बात तो नहीं मानेंगे, ऊपर से कहीं उसे ही न मार डाले। अब आप सोच रहे होंगे कि चेंग मान लोग को डर नहीं है कि अगर वो उसकी जान लेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि चेन एक तस्कर और माफिया था, तो आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे लोगों को कानून का डर बिल्कुल नहीं होता। बस यही सोचकर लाओ सब सह रही थी। लाओ ये सब ऐसे ही सहती रहती अगर कुछ दिन बाद यह घटना न घटी होती। दरअसल जब रात में लाओ अपने बिस्तर पर सो रही थी, इस दौरान चेन और उसके साथी हमेशा की तरह बाहर बैठकर शराब पीकर टुन हो चुके थे। इसी दौरान फान ने लाओ के पैर पड़कर उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। लाओ उस समय गहरी नींद में सो रही थी और फान की इस हरकत से वो एकदम से उठ गई। अभी इससे पहले कि लाओ कुछ समझ पाती, उसने सामने की ओर देखा। फान भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। लाओ कुछ कहती है उससे पहले ही फान बोली, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह बोलकर वो लाओ को जबरदस्ती पैरों से घसीटते हुए कमरे से बाहर की ओर ले जाने लगी। इस दौरान लाओ चीख रही थी।
लेकिन चेन और उसके साथी तो नशे में पूरी तरह से डूबे हुए थे। फान लाओ को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर गई और वहां जबरदस्ती उसे बाथटब में डालने लगी। लाओ ने जैसे तैसे खुद को फान से छुड़वाया और घर से बाहर की ओर भागी। वो रात उसने बाहर ही काटी। उस समय मई का महीना था तो कोई खास ठंड नहीं थी, इसलिए लाओ को बाहर रहने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन उसे समझ आ चुका था कि अब अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद अगली बार फान उसे मार ही डालें। इसलिए उसने एक कड़ा फैसला किया। सुबह होने पर वो वापस घर आती है। इस दौरान चेन और उसके साथी अब भी वहां पर नशे में धुत थे। लाओ बाथरूम में जाकर नहा धोकर तैयार होती है। वो मन ही मन खुद को तैयार करती है। आज 25 मई 1999 का दिन था। लाओ तैयार होकर घर से निकलती है और इस दौरान चेन और उसके साथी संभलने लगते हैं। लाओ उनके सामने ही घर से बाहर चली जाती है, लेकिन वो लोग इसमें कुछ नहीं बोलते। लाओ अपने घर से सीधा पुलिस स्टेशन आती है। पहले तो वो काफी देर तक पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़ी रहती है। शायद उसके मन में ख्याल आ रहा था कि वह पुलिस स्टेशन के अंदर जाए या ना जाए। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार लाओ पुलिस स्टेशन के अंदर आ ही गई। वहां जाकर वह बैठी और उसने पुलिस वालों को बताया कि एक लड़की उसके सपने में आकर उसे परेशान करती है। वो उसे मारने की धमकी देती है। पुलिस वालों को लगा कि यह बच्ची शायद मानसिक रूप से बीमार है, इसलिए उन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि थी तो ये 14 साल की बच्ची ही। लेकिन फिर लाओ ने कहा, यह बात बिल्कुल सच है। वो लड़की फान मानगी थी, जिसे मेरे बाय नए फ्रेंड और उसके दोस्तों ने कुछ दिन पहले मार दिया था। कहीं ना कहीं इन सब में मैं भी इन्वॉल्व थी, इसलिए अब वो मेरे पीछे पड़ी है। ये सुनकर वह सारे पुलिस वाले एकदम हैरान रह गए और फिर लाओ ने आगे बताना शुरू किया। और लाओ ने जो आगे बताया उसे सुनकर उन पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो साथियों, लाओ ने जो बताया वो मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर स्टोरी के अकॉर्डिंग ही बताता हूँ। दरअसल फान मैन यी की लाइफ बहुत दिक्कतों से भरी हुई थी। जब वो छोटी बच्ची ही थी तब उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। नन्ही फान की परवरिश माँ तो वाई अनाथ आश्रम में हुआ, जो कि सिर्फ लड़कियों का अनाथ आश्रम था। अनाथालय का नियम था कि 15 साल का होने के बाद अनाथालय के बच्चों को अनाथालय से छुट्टी दे दी जाती है, इसलिए फान को भी वहां से भेज दिया गया। अब फान को अपने रहने और खाने के लिए प्रोस्टिट्यूट करनी पड़ी। इसी के साथ ही फान को नशे की आदत भी लग गई और अब फान न सिर्फ अपनी आजीविका के लिए बल्कि अपने नशे की पूर्ति के लिए भी प्रोस्टिट्यूट करने लगी। 21 साल की उम्र में आते आते फान रोमांस विला में स्थित एक वेश्यालय में प्रोस्टिट्यूट करने लगी। फान अपना जीवन ऐसे ही जी रही थी, लेकिन फिर 1996 में फान एक आदमी से मिली। वो NGCUN था। वो फान का रेगुलर कस्टमर था। इसी के साथ ही वो भी ड्रग एडिक्ट ही था। लेकिन फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने 1996 में ही शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद 1998 में फान एक बेटे की मां भी बन गई। लेकिन यहाँ पर NG को सब लोग फान के पहले के प्रोस्टिट्यूट के लिए ताने देने लगे थे, जिस कारण दोनों पति पत्नी में अक्सर झगड़े होने लगे। यहाँ तक कि मारपीट भी होने लगी थी। उनके पड़ोसियों ने कई बार पुलिस में इस बारे में कंप्लेंट भी की। फान का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसलिए फान को उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे माहौल में उसके बेटे का रहना सही नहीं होगा। इसलिए वह अपने बेटे को लेकर अलग हो गई। 1999 तक आते आते फान अपने बेटे के साथ अलग रहने लगी। फान ने अब अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, इसलिए उसने प्रोस्टिट्यूट छोड़कर एम्प्रेस कराओके नाइट क्लब में काम करने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात चेन मानलोक से हुई थी, जो कि उसका रेगुलर कस्टमर था। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि चेन पहले से ही शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम टीसे पुईलिंग था और उसका एक बच्चा भी था। वो उनके साथ शेख लेई एस्टेट के शेख निंग सेक्शन के एक अपार्टमेंट में रहता था। चेन उसे काफी अच्छे पैसे देता था। इसी के साथ ही वो कभी कभी उसे आइस नाम का ड्रग भी देता था। ये एक बहुत शक्तिशाली ड्रग था। इसे लेने के बाद कुछ और नशा करने की जरूरत ही नहीं होती थी।
फान के दोनों काम बन जाते थे। एक तो पैसा अच्छा मिलता था, ऊपर से फ्री का ड्रग। लेकिन फान के घर के हालात ठीक नहीं थे और वो इससे अपने घर का खर्चा अच्छे से चला नहीं पा रही, क्योंकि उसे थोड़े पैसे अपने बेटे के भविष्य के लिए भी बचा कर रखने थे। फान का बेटा भी साल भर से ऊपर का होने को था और उसके बेहतर भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए पैसा तो चाहिए ही था। इसलिए फान ने अपने कस्टमरों के थोड़े थोड़े पैसे भी चुराना शुरू कर दिया। लेकिन इसी दौरान उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने एक दिन चेन मान लोग का पर्स चुरा लिया, जिसमें लगभग 4,000 रुपए थे। ये गलती फान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसकी वजह से आगे उसने जो झेला था वह आप लोग सोच भी नहीं सकते। चेन को पता चल चुका था कि उसका वाइनलेट फान ने ही चुराया है। पकड़ी जाने पर फान ने उसे उसका वॉलेट वापस कर दिया। लेकिन यहाँ चेन फान को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वो एक माफिया का मेंबर था और ये बात उसके ईगो पर लग रही थी कि एक मामूली परिचारिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसका वॉलेट चुरा लिया। फान ने उसका वॉलेट तो वापस कर दिया, लेकिन चेन ने उससे वाइनलेट चुराने के जुर्माने के लिए 10,000 रुपए और मांगे। फान ने उसे बहुत समझाया कि उससे गलती हो गई और वह दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन चेन नहीं माना। फिर आखिरकार फान जुर्माना भरने के लिए राजी हो गई, लेकिन उसने इसके लिए थोड़ा समय मांगा, क्योंकि 10,000 उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। चेन ने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे मन ही मन लग रहा था कि हो ना हो फान पैसे ना भरने के लिए यहाँ से भाग निकलेगी, और वह ऐसा नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उसने अपने दो दोस्तों लियांग शिनचो, जिसकी उम्र 27 साल थी, और लियांग वाईलून, जिसकी उम्र 21 थी, उन्हें अपने पास बुलाया और फिर इन तीनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि चेन के दोनों साथी भी उसी गिरोह के सदस्य हैं जिनका कि चेन है। उन तीनों ने मिलकर फान के अपहरण की योजना बनाई। उन्होंने सोच लिया था कि जब तक उनका पैसा नहीं मिलता तब तक फान उनके पास ही रहेगी। उन तीनों ने फान का अपहरण किया और फिर उसे चेन के गाहनविले रोड पर अपार्टमेंट में ले गए। वो 6 बेडरूम का अपार्टमेंट था, जो कि पूरा का पूरा हेलो किट्टी का सामान जैसे कि बेडशीट, खिलौने, पर्दे, चादर से सजा हुआ था। लेकिन इस पूरे अपार्टमेंट में एक कमरा ऐसा भी था जो कि बहुत ही ज्यादा गंदा था, जिसका पेंट जगह जगह से उखड़ रहा था और उस कमरे में से सीलन की गंदी बदबू आ रही थी। स्टोरी सुनते सुनते ही अभी आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको वही कमरा दिखा रहा हूं। ये वही कमरा है जिसमें फान को बंदी बनाकर रखा हुआ था। इस कमरे को देखने के बाद आप सोच ही सकते हैं कि फान यहां कैसे रही होगी। खैर, चेन का इरादा था कि वो फान की प्रोस्टिट्यूट के सारे पैसे अपने पास रखे, जब तक कि उसके 10,000 रुपए पूरे नहीं हो जाते। कुछ ही दिनों में उसके पैसे पूरे भी हो गए, लेकिन चेन ने वो अमाउंट फिर से बढ़ा दी। यह बार बार हो रहा था कि जब भी फान प्रोस्टिट्यूट से वह पैसा पूरा करके दे देती और फिर वह दोबारा अमाउंट बढ़ा देता था। वो फान को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने लगा। वो तीनों हर रोज फान का रेप करते और फिर उसे मारते, वो अलग। ज्यादा मारपीट होने के कारण फान का चेहरा भी बिगड़ गया था। इसके साथ ही उसके शरीर पर चोट के बहुत भद्दे निशान बन गए थे। इन सब के कारण अब फान को ग्राहक भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि फान अब सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत लगने लगी थी। लेकिन इस समय तक आते आते चेन का मकसद उससे पैसा कमाना नहीं रह गया था, बल्कि उसका मकसद तो कुछ और ही था। उसके मन में अभी भी ये बात घर की हुई थी कि फान ने उसका वॉलेट चुराया तो चुराया कैसे, और अब वो इसके लिए उसे एक कड़ी सजा देना चाहता था। चेन और उसके साथी फान को बहुत मारने लगे थे, यहाँ तक कि मारपीट के दौरान फान को जबरदस्ती हंसने के लिए कहा जाता। अगर वह रोती तो फिर उसकी और भी ज्यादा पिटाई की जाती। इसलिए मजबूरन फान को इतनी मार खाने के बावजूद हंसते मुस्कुराते रहना पड़ता। इसी दौरान लियांग शिंगचो एक 13 साल की लड़की लाओ को डेट करने लगा। असल में लाओ अपने माता पिता से विवाद के कारण घर से भाग गई थी और अब वो भी इस गिरोह के साथ मिल गई थी। शिंगचो जब पहली बार लाओ को लेकर घर आया तब फान के अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद लाओ यहाँ से निकलने में उसकी हेल्प करेगी। लाओ भी एक लड़की थी,
इस नाते दूसरी लड़की को यूं जानवरों की तरह बंधे हुए मार खाता देखकर शायद उसका दिल पसीज जाए और वो इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दे, जिससे फान को इस नर्क से मुक्ति मिल जाए। फान यही सब सोचते हुए आशा भरी निगाहों से लाओ को देख रही थी, लेकिन फिर अगले ही पर चेन ने लाओ से कहा, ये लड़की फान है, इसने मेरे पैसे चुराए थे, इसलिए इसे इसकी सजा मिलनी ही थी। ये सुनकर फान गुस्से में बोली, मैंने भले ही तुम्हारे 4000 रुपए चुराए थे, लेकिन उसके बदले में तुम अब तक मुझसे प्रोस्टिट्यूट करवाकर उसके अलावा भी ना जाने कितने पैसे निकलवा चुके हो, और अब तुमने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। मेरी बात सुनो लड़की, ये लोग मुझे मारते पीटते हैं, डेली रेप करते हैं। मेरा एक छोटा बच्चा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो। तुम भी तो एक लड़की हो, मेरा दुख समझ रही होगी ना। ये सुनकर लाओ चेन की ओर देखने लगी। चेन उसे गुस्से में घूर रहा था। ये देखकर लाओ ने अपना सिर झुका लिया। ये देखकर फान को बहुत हैरानी हुई और फिर अगले ही पल चेन ने एक भयानक मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, बहुत अच्छे लाओ, और अब तुम इस डंडे से फान को मारो, मारो मारो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। और फान, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें रोना या चीखना नहीं है, जहां तुम रोई या चीखी वहां हम सब मिलकर तुम्हें पीटेंगे। और लाओ एकदम जोर लगाकर मारना, पूरी ताकत के साथ। अगर हल्के से मारा तो हम तुम्हें पीटेंगे। ये सुनकर फान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह इसमें कुछ नहीं कर पाई सिवाय तमाशा देखने के। अगले ही पल लाओ ने डंडा लिया, फिर चेन के कहे मुताबिक फान को पीटना शुरू कर दिया। फान रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन नहीं चीख पा रही थी, क्योंकि वरना फिर अभी तो एक से पिटाई हो रही है। रोने चीखने पर वो चारों उसे पीटने लगते, लेकिन एक इंसान आखिर इतनी मार खाकर इतना दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कभी ना कभी तो उसके मुंह से सिसकी निकलेंगी ही। वही फान के साथ हुआ। ज्यादा मार खाने के कारण उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। फिर क्या था, उन चारों ने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया और पीटते हुए चेन बोल रहा था, अगर तू दोबारा चीखी तो और ज्यादा मारेंगे, इसलिए बस हंसो। बेचारी फान को मजबूरन इतना दर्द सहने के बाद भी हंसना पड़ रहा था। उन लोगों ने कुछ देर तक तो फान को ऐसे ही पीटा, और फिर जब फान बेहोश हो गई तब उन्होंने उसे छोड़ दिया। जरेनिया, अब यह सब हर रोज का काम हो गया था। वो लोग फान को ऐसे ही पीटते थे। कुछ दिनों बाद वे लोग इन सब से भी बोर होते गए और फान को यातनाएं देने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। वो लोग उसे रसोई में लेकर गए और फिर वहां से ऐसा कुछ ढूंढने लगे जिससे वो लोग फान को अलग तरह से टॉर्चर कर पाए। उन लोगों की नज़र कुछ प्लास्टिक के स्ट्रो पर गई, जिसे देखने के बाद उनके मन में एक शैतानी योजना आई। उन लोगों ने उस प्लास्टिक की स्ट्रो को जलाया और फिर वो पिघलाकर गर्म गर्म प्लास्टिक फान के पैरों के तलवों पर लगा दिया। इससे फान जोर से चीखी। उसे यूं चीखता देखकर उन लोगों को काफी खुशी हुई और फिर चेन ने कहा, अगर तुम दोबारा चीखी तो हम इसके साथ साथ तुम्हें पीटेंगे भी, इसलिए हंसो। उन लोगों ने दोबारा गर्म गर्म प्लास्टिक फान के पैरों पर लगाया। फान को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन ज्यादा मार खाने के डर से फान जोर जोर से हंस रही थी। ये लोग ये तब तक करते रहे जब तक कि उनकी स्ट्रोक खत्म ना हो गई। फान के तलवों की चमड़ी पूरी तरह से झलकर कहीं कहीं जगह से उखड़ चुकी थी, जिसके कारण उसे चलने में भी कठिनाई हो रही थी। खैर, उन सब ने मिलकर फान को वापस उस सीलन वाले गंदे कमरे में रखा और फिर खुद आराम करने लगे। अब मारपीट के साथ साथ गर्म गर्म स्ट्रो पिघलाकर भी फान को लगाई जाने लगी। फान की पैरों की चमड़ी झलकर अलग हो चुकी थी और वहां पर ये लोग डंडों से मारकर उसे और ज्यादा कष्ट पहुंचाने की कोशिश करते, और जब उनका मन इससे भर जाता तब फान के जख्मों में वो लोग मिर्च का तेल डालते। इसी के साथ ही फान के चेहरे पर ऑयस्टर साइंस भी फेंकी जाती। उसे खाने का तेल जबरदस्ती पीने के लिए कहा जाता। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंसान ही थे या जानवर, तो मैं आपको बता दूं कि ये टॉर्चर उस टॉर्चर के आगे कुछ नहीं था जो यह लोग आगे फान को देने वाले थे। और वो सुनने के लिए आपको अपना दिल मजबूत रखना पड़ेगा, और अगर आपका दिल इतना मजबूत नहीं है तो आप ये वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हैं।
चेन और उसके साथी ये क्रूरता करने के बाद भी इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। वो लोग अब इससे ऊब चुके थे और अब वो फान को टॉर्चर करने का दूसरा कोई तरीका ढूंढने लगे। अब वो लोग मोटे मोटे पानी के पाइपों और लोहे के सरियों से फान को पीटने लगे थे। ऐसा करने के बाद वो उसके जख्मों पर मिर्ची का तेल भी डालते थे। यहाँ तक कि फान को बिजली के झटके भी दिए जाते थे। वो लोग तब तक फान को पीटते थे जब तक वो बिल्कुल अधमरी ना हो जाए। एक दिन फान ऐसे ही अधमरी हालत में उस सीलन वाले कमरे में जमीन पर पड़ी हुई थी। तब चेन वहां अपने हाथ में एक बड़ी सी हेलो किट्टी की जलपरी वाली गुड़िया लेकर आया और बोला, मरने का मन कर रहा होगा ना। फान ने उसे एक नजर देखा लेकिन कुछ ना कहा। शायद उसके अंदर अब बोलने की हिम्मत नहीं बची थी, या फिर वो कुछ बोलकर अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती थी। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन अब फान ने कुछ बोलना ही छोड़ दिया था। तब चेन दोबारा भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, मैं तेरे मरने के बाद भी तुझे आजाद नहीं होने दूंगा। मैं तेरे मरने के बाद भी तेरी आत्मा सदा सदा के लिए इस हेलो किटी के खिलौने में कैद कर दूंगा। तू मरने के बाद भी ऐसे ही मेरी कैद में रहेगी। ये सुनकर फान अंदर ही अंदर सिहर उठी थी। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर चेन को आत्मसंतुष्टि हो रही थी। लेकिन वो अब भी फान को आजाद करने के मूड में नहीं था। उन लोगों ने अब फान के मुंह पर बाथरूम भी करना शुरू कर दिया था। इस दौरान फान को हिदायत दी जाती कि वो अपना मुंह बंद न करे या मुंह में गया बाथरूम थूके नहीं। अगर वो थूकती तो उसकी बहुत पिटाई की जाती। इन सब से फान बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी और वो ऊपर वाले से दिन रात बस एक ही चीज मांगती थी, और वो थी मौत। कुछ दिनों बाद चेन वहां एक बिजली की तार लेकर आया और फिर उस तार से फान को उन सब ने मिलकर बांध दिया। ये सब देखकर फान बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि ना जाने अब ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। उन लोगों ने फान को बांधकर छत से लटका दिया और फिर वे चारों लोहे के सरियों से फान को मारने लगे। जी हाँ, चारों। इसमें लाव ने भी उसका साथ दिया, भले ही उसकी मर्जी हो या ना हो। वे चारों उसे तब तक मारते रहे जब तक कि फान अधमरी ना हो गई। उसके अधमरे होते ही उन लोगों ने उसे मारना तो छोड़ा, लेकिन उसे नीचे नहीं उतारा। उन लोगों ने उसे ऐसे ही पूरी रात लटका हुआ रहने दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग फान के साथ ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि इन्हें इसमें मजा आ रहा था। इन लोगों ने अब अपने मजे के लिए फान को इंसानी मल भी खिलाना शुरू कर दिया था। फान रोती थी, लेकिन उन्हें फान को ये करता देखकर अलग ही संतोष मिलता था। जैसे ही फान बेहोश होती तो वो लोग उस पर अत्याचार करना बंद कर उसे बंधा हुआ कमरे में छोड़कर वीडियो गेम खेलने लगते या फिर कोई मूवी देखने लगते, और फिर फान के होश में आने पर दोबारा चालू हो जाते। वो लोग हर रात फान को अत्याचार करने के बाद बाथरूम में बंद करके रखते थे ताकि फान वहां से भाग ना पाए। फान का शरीर भी हार्ड मांस का ही तो बना था, कोई लोहे का तो नहीं था। वो अपने शरीर पर कितना ही झेल लेती। कई महीनों तक यूं अत्याचार सहने के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका फान को बेसब्री से इंतजार था, और वो थी उसकी मौत। लाओ एक रोज सुबह के समय बाथरूम का इस्तेमाल करने गई और वहां जाकर उसने देखा कि बाथरूम के फर्श पर फान अचेत पड़ी हुई थी। उसने उसे हिला डुला कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। इस दौरान उसने पाया कि फान का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। ये देखकर लाओ घबरा गई और फिर उसने फान की सांसें चेक की तो पाया कि फान मर चुकी थी। लाओ ने ये बात चेन और उसके साथियों को बताई। वो लोग लाओ के साथ दौड़कर बाथरूम में आए तो पाया सच में फान मर चुकी थी। यहां मैं आपको बता दूं कि फान के मरने के बाद उन तीनों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, और ना ही उन्हें इस बात का डर था कि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने मर्डर किया था। कोई मच्छर तो मारा नहीं था, लेकिन फिर भी वे तीनों एकदम शांत थे। वहीं दूसरी तरफ लाओ इससे काफी घबरा चुकी थी। तब चेन ने उसे कहा, डरने की बात नहीं है, इसे बाद में ठिकाने लगाते हैं। और फिर वे सारे बाथरूम से बाहर आकर वीडियो गेम खेलने लगे। वीडियो गेम खेलकर वे सारा खाना खाकर सो गए। वहीं फान का शव अब भी बाथरूम में वैसा ही पड़ा था।
अगले दिन केन और उसके साथियों ने आइस ड्रग लिया और फिर केन ने कहा, अभी के अभी इसको ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में ये शव सड़ने लगेगा, फिर हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती है। ये सुनकर लाओ घबराते हुए बोली, कहीं अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया तो? तब चेन बोला, देखो लाओ, डरो मत, छोटी सी बात है, हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। हमें बस ये बॉडी ठिकाने लगानी है और ये काम हमें कुछ दिनों में धीरे धीरे करके करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, बाहर जाकर बैठो, हम लोग तब तक इसे ठिकाने लगाने का इंतजाम करते हैं। ये सुनकर लाओ बाथरूम से बाहर आ गई और कमरे में आकर टीवी देखने लगी। लाओ को इस समय चेन के अंदर ना सिर्फ कोई हैवान नजर आ रहा था, बल्कि उसके अंदर उसे एक विकृत शैतान नजर आ रहा था, जो मरने के बाद भी अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था। वहीं दूसरी ओर चेन और उसके साथियों ने फान के शव को उठाकर बाथटब में रखा, ताकि लाश को काटने के दौरान खून ज्यादा बाहर ना फैले। उसके बाद उन तीनों ने मिलकर फान के शव की खाल उतारनी शुरू की। उन लोगों ने यह काम बिना किसी घबराहट के किया, जैसे मानो ये उनका रोज का काम था। फिर चेन ने फान का सिर धड़ से अलग किया और फिर वे सारे मिलकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े करने लगे। इस दौरान उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि शव का कोई भी टुकड़ा पहचान में ना आए। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि फान के शव के साथ ये सब करते हुए ये सारे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे वो लोग किसी इंसान को नहीं बल्कि सब्जियों को काट रहे हैं। खैर, अब तक फान का सारा शव काटने के बाद उन्होंने शव के उन हिस्सों को अलग किया जो कि जल्दी खराब हो सकते थे, और बाकी बचे हिस्सों को फ्रिज में रख दिया। चेन और उसके साथियों ने एक बड़े से बर्तन में पानी उबाला और फिर उसमें फान की खोपड़ी डालकर उबालने लगे, ताकि उसमें से मांस हड्डी से अलग हो जाए। उसके बाद चेन एक प्लास्टिक का थैला लेकर लाओ के पास आया। लाओ उस समय सो रही थी। चेन ने उसे जगाकर कहा, सुनो, एक दूसरे बर्तन में पानी गर्म करके ये आंतें पका लो, ताकि इसमें से बदबू ना आए। ये सुनकर लाओ घबराते हुए बोली, मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। तब चेन बोला, डरो मत, ऐसा सोचो कि तुम कोई डरावनी हाइनर फिल्म देख रही हो। लाओ ने एक गहरी सांस ली और फिर वो थैली लेते हुए कहा, हाँ, वैसे भी ये सब फिल्मों में ही देखने को मिलता है। उसके बाद लाओ उस थैले को लेकर रसोई में आ गई। वहां लियांग शिंग चो एक बड़े बर्तन में फान का सिर उबाल रहा था। फान की लाश को ठिकाने लगाने का ये खेल लगभग 8-10 घंटे तक चलता रहा और इन सब के दौरान उन चारों को भूख लगने लगी। इन चारों ने फिर एक गैस पर नूडल्स बनाने के लिए रख दिए। वहीं गैस के दूसरे चूल्हे पर फान के शव का सिर उबाला जा रहा था। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों ने नूडल्स और फान के सिर को चलाने के लिए एक ही करछी का इस्तेमाल किया। वे लोग पहले एक करछी से नूडल्स चलाते, फिर उसी करछी से फान के सिर को भी हिलाते। नूडल्स बनने के बाद उन सब ने वो नूडल्स खाए और फिर खाने के बाद उन्होंने फान के सिर की ओर देखा, जो कि अब तक अच्छे से उबल चुका था। खोपड़ी में से सारा मांस अब तक गलकर अलग हो चुका था। चेन ने उस बर्तन में से फान की खोपड़ी उठाकर पोंछी और फिर उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। चेन ने अपार्टमेंट में पड़ी उस हेलो किट्टी की बड़ी सी गुड़िया को उठाया और फिर उसकी सिलाई उधेड़कर उसमें से सारी रुई बाहर निकाली और फिर उसने उस डायनल के अंदर फान की खोपड़ी को रखकर उसमें रुई डालकर सिल दिया। अभी फोन की स्क्रीन पर मैं आपको जो गुड़िया दिखा रहा हूं, ये वही गुड़िया है जिसके अंदर फान के सिर को रखा था। ये सब करने के बाद उन तीनों के चेहरों पर एक संतुष्टि के भाव थे। वहीं लाओ काफी परेशान थी। तो लाओ इस प्रकार से फान की पूरी कहानी उन पुलिस वालों को बता देती है। लाओ पुलिस वालों के सामने बैठे हुए रोते हुए बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, उन लोगों ने इसके लिए मुझे मजबूर किया था। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूं। ये सब सुनकर वे सारे पुलिस वाले एकदम भौंचक के रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो लाओ ने बताया वो सच था या किसी हाई नरर फिल्म की कहानी। ये देखकर लाओ बोली, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो चलकर उस अपार्टमेंट में खुद ही देख लीजिए।
चेन और उसके साथियों ने उसका शव तो नष्ट कर दिया था, लेकिन उस हेलो किट्टी मरमेड टाइनाई में अब भी फान मानिए की खोपड़ी है। उन पुलिस वालों को अब भी यही लग रहा था कि होना लाओ ने ज्यादा नशा कर लिया होगा, तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक बार चलकर देखने में क्या हर्ज है। ये सोचकर 4-5 पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी निकाली और फिर चेन के उस अपार्टमेंट की ओर बढ़ गए जहां ये भयानक खेल शुरू हुआ था। पुलिस वालों ने जब उस अपार्टमेंट के अंदर कदम रखा तो उन्हें वहां का तापमान काफी कम लगा। वो मई का महीना था, लेकिन वहां का तापमान मार्च के शुरुआती दिनों जितना ठंडा था। लाओ के साथ पुलिस वालों को देखकर लियांग शिंगचौ काफी भड़क गया, लेकिन पुलिस वालों के सामने बिल्कुल सामान्य बना रहा। तब पुलिस वाले घर के अंदर आए और लाओ ने उन्हें वो हेलो किट्टी का टाइनाई दिखाया। ठीक इसी दौरान लाओ को अपने कानों पर फान की एक ठंडी रूखी आवाज आई, तुमने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब बता दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लाओ ध्यान से फान की बात सुन रही थी। वहीं पुलिस वालों ने उस टाइनाई की 2-4 तस्वीरें ली और फिर उसकी सिलाई उधेड़कर उसमें से फान की खोपड़ी ढूंढने लगे। उन्हें बिना किसी झंझट के ही वो खोपड़ी मिल गई। उस खोपड़ी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इंसानी खोपड़ी है, कोई हैंडमेड नहीं। उस खोपड़ी को देखकर पुलिस वालों को लाओ की बात का यकीन हो गया और अब लाओ के कहे मुताबिक चेन और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। लाओ का बाय नए फ्रेंड लियांग शिंगचौ तो वहीं पर उन्हें मिल गया, लेकिन चेन पुलिस को उसकी पत्नी और बच्चे के साथ शेख लेई स्टेट के शेख निंग सेक्शन के एक अपार्टमेंट से मिला। वहीं लियांग वाई लून चीन के गुआंशी भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। पकड़े जाने से पहले पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया था। उस अपार्टमेंट की एकदम बारीकी से जांच शुरू हुई। तब पुलिस वालों को वहां से फान के एक दांत और कुछ आंतरिक अंग एक प्लास्टिक की थैली में मिले। वो तो समय रहते लाओ पुलिस को यहां ले आई तो ये आंतरिक अंग फेंकने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फान की इतनी बेरहमी से हुई हत्या और उसके शव के साथ हुई बर्बरता से वे पुलिस वाले काफी गुस्से में थे और उन्होंने उन तीनों से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वो तीनों इतने ढीठ थे कि उन्होंने शव के साथ हुई बर्बरता की बात तो कबूल की, लेकिन ये मानने को राजी ना हुए कि उन्होंने फान को इस तरह से यातनाएं दी थी। उन्होंने साफ कहा कि फान एक वेश्या थी जो उनके लिए काम करती थी, उसे नशे की लत थी। एक दिन नशे के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई और अगर सबको पता चल जाता कि उनकी किसी वेश्या की मौत हो चुकी है तो उनके ऊपर उंगली उठती। इसलिए उन्होंने फान के शव को ऐसे ठिकाने लगाया। फान के शव में सिर्फ खोपड़ी, दांत और कुछ आंतरिक अंग ही रहे थे, जिस कारण फान की मौत का मूल कारण पता नहीं चल सका कि उसकी मौत नशे के ओवरडोज से हुई थी या ज्यादा मारपीट के कारण। लेकिन यहाँ लाओ के कहे मुताबिक उन चारों की ज्यादा मारपीट के कारण उसकी मौत हुई थी। तो कोर्ट में उनके खिलाफ हत्या और शव के साथ बर्बरता का केस चला। वे तीनों कोर्ट में भी अपनी बात पर अड़े रहे, लेकिन सारे सबूत और गवाह उनके खिलाफ थे। इसलिए कोर्ट ने कहा, अगर ये सब फान के ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुआ होता तो तुम लोग सबको बताते जरूर। तुम लोगों ने फान के साथ मारपीट ही की होगी, जिसके घाव फान के शरीर पर थे, जो कि सबको दिख जाते। इसलिए तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि तीनों आरोपियों का मानसिक टेस्ट भी हुआ था, जिसमें यह सब पता चला था कि उनको कोई मानसिक बीमारी भी नहीं है। यानी उन्होंने जो भी किया पूरे होशो हवास में किया। इस केस का फैसला 3 जजों ने मिलकर किया था। न्यायाधीश पीटर गुएन ने कहा, ऐसी भयानक बर्बरता, क्रूरता, निर्दयता और हिंसा के बारे में आज तक हांगकांग की कभी किसी भी कोर्ट में नहीं सुना। कैसल पीक अस्पताल और सिउ लैम अस्पताल, जहां पर इनके मनोरोगों की जांच हुई, उनकी रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि इन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ये तीनों ही क्रिमिनल माइंडेड हैं और इन्हें फान को इस तरह दर्द देकर मजा आ रहा था, इसलिए इन्हें 20 साल के कारावास की सजा सुनाई जाती है, वो भी बिना किसी पैरोल के। लाओ ने इस केस को सबके सामने लाने में काफी मदद की, इसलिए उसकी सजा काफी कम कर दी गई। वहीं चैन की पत्नी
फान के पति और लियांग की बहन को इस बात से एक तेज झटका लगा। वहीं लियांग के भाई ने गुस्से में अदालत का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि वो दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी उसे सजा भी मिली। इस घटना के 2-3 साल बाद सन 2001 में इस केस पर कई फिल्में भी बनी, जिनमें से ह्यूमन पोर्क चोप और देयर इज अ सीक्रेट इन माई सूप भी थी। लियांग शिंगचो ने 2004 को अपनी सजा कम करने की अपील कोर्ट में दी थी, जो कि पूरी हुई और उसकी सजा 20 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। अप्रैल 2014 को उसकी सजा पूरी हो गई, लेकिन इसके 8 साल बाद दोबारा उसे अगस्त 2022 में एक 10 साल की लड़की के रेप के केस में 1 साल की सजा हुई। वो अपार्टमेंट जिसमें फान के साथ ऐसी बर्बरता हुई, उसे अगस्त 2012 में तोड़वाकर उसकी जगह पर 2016 में सोराविट नाम का होटल बनाया गया है। उसमें फान को श्रद्धांजलि देने के लिए 3 महात्मा बुद्ध के चित्र भी रखे गए हैं। नीचे हम उन हत्यारों की कुछ फोटोज दिखा रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले लियांग शिंचो की फोटो है। दूसरी फोटो इस केस का मुख्य अपराधी, जिसे मैं कहूँगा चैन मान लोक की है, जिसने अपना चेहरा छिपा लिया था। और ये लियांग वाईलून है। ये वही हेलो किटी की डायनल है जिसे पुलिस ने उधेड़कर फान मानगी का स्कल प्राप्त किया था। और अंत में वो अपार्टमेंट जिसके तीसरे फ्लाइनर पर फैन के साथ ये बर्बरता हुई। तो साथियों, ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। अक्सर हम हमेशा मानते हैं कि भूत, प्रेत और चुड़ैल ही बहुत भयानक होते होंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं या वो डराते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इंसान ही राक्षस बनते फिर रहे हैं। शायद इंसानों की इस प्रकार की करतूतें देखकर तो भूत, प्रेत, चुड़ैल भी शर्मा जाए। आखिर कोई इतना ज्यादा हैवान कैसे हो सकता है? अरे, जब हम एक जानवर को भी काटते हैं तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं, लेकिन वो तो एक इंसान को अपने हाथों से काट रहे हैं। और ये केस केवल चाइना में ही नहीं है, बल्कि आजकल तो हमारे देश में भी ऐसे काफी सारे केसेस आ रहे हैं। तो आखिर हमारा यह समाज ऐसा कैसे बनता जा रहा है? क्यों इंसानों के अंदर शैतानी प्रवृत्तियां हावी होती जा रही है? तो साथियों, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और बहुत कम साथी ही ऐसे होंगे जो आखिर तक कहानी को सुन रहे होंगे। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं अगली स्टोरी में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश कर सकूं। चलिए अब अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम लेते हैं। संजय गुप्ता, बलिया। सानू कश्यप, यूपी। देवेंद्र प्रसाद, बिहार। टोनी, आगरा। उदित, बिहार। पिल्लू की मम्मी, महाराष्ट्र। मनोज शक्य, नोएडा। अर्पणा गुरंग, बेंगलोर। सचिन, अलीगढ़। प्रशिला बाटा, बंबई। पुष्पा राणा। हिमांशु पंडित, दिल्ली। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कहानी को तैयार करने में हमारी हेल्प की है ममता सहाय ने। चलिए अगली बार एक और शानदार स्टोरी के साथ मिलते हैं।